सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा पॉइंट है चरागाहों का क्या हुआ। मसाई जो लोग थे जिस क्षेत्र में चरवाहा गतिविधि को चलाते थे उसको मासाई लैंड बोला जाता था। क्या बोला जाता था बेटा? मासाई लैंड। और ये जो मसाई लैंड है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर में उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया के घास के मैदानों तक, तंजानिया के घास के मैदान तक फैला हुआ था। इस पूरे क्षेत्र को क्या बोला जाता था? मसाई लैंड के नाम से जाना जाता था। तंजानिया के जो घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता था? स्टेपीज। क्या बोला जाता था? स्टेपीज बोला जाता था। जबकि अफ्रीका वालों को क्या बोला जाता था? सवाना और वेल्ड्स। कई बार पूछा जाता है, ये रिपीट कर देता हूं मैं। दक्षिणी जो अफ्रीका के घास के जो मैदान है उनको क्या बोला जाता है? सवाना। क्या बोला जाता है? सवाना और वेल्ड्स। और जो एशिया है उनको क्या बोला जाता है? स्टेपीज। और अमेरिका वालों को क्या बोला जाता है? प्रेरीज। ये घास के मैदानों के नाम है, कई बार पूछ लिए जाते हैं बेटा। ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इस मसाई लैंड का जो क्षेत्र ये इतना लंबा फैला हुआ था, जब यूरोपियन लोगों ने इस क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो इस क्षेत्र को अपने अपने देश में मिलाने के लिए मारकाट शुरू कर दी इन्होंने। अफ्रीका को अपने कब्जे में लेने के लिए क्या कर दी? मारकाट करनी शुरू कर दी और इसे छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने किसमें ले लिया? कब्जे में ले लिया। और जो मसाई लैंड था उसके ऊपर एक सीमा खींचकर इसके दो बराबर टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? दो। और सरकार ने गोरों को बसाने के लिए इस बेहतरीन चारागाहों को क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। भी यहाँ पर हम अपने जो लोगों को क्या करेंगे? बसाएंगे। और मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका 60% हिस्सा किसने छीन लिया? औपनिवेशिक शासन ने छीन लिया। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, औपनिवेशिक शासन ने कितने प्रतिशत हिस्से को मसाइयों से छीन लिया? तो कितने प्रतिशत छीन लिया? 60%। और उनको उन इलाकों में कैद कर दिया जहाँ ना तो बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। कहने का भाव ये कि मसाई लैंड का जो क्षेत्र बड़ा समृद्ध था, उपजाऊ था, जिसमें वर्षा अच्छी होती थी, वनस्पति अच्छी होती थी, जिसमें घास के मैदान अच्छे थे, जहाँ परिस्थितियां अच्छी थी, उनके ऊपर गोरे लोगों ने अपना कब्जा कर लिया और वहाँ के रहने वाले लोगों को किसी दूसरे शुष्क क्षेत्र में क्या कर दिया? भेज दिया। इसके साथ साथ उन्होंने खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ तो चारागाह क्या हो गए? खेती में तब्दील हो गए। जैसा कि हमने भारत में देखा, सेम वही परिस्थितियां कहां पर आ रही थी? अफ्रीका में आ रही थी। तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल क्या हो गया? उलट गया। वो कैसे उल्टा? बहुत से जो चारागाह थे उनको शिकारगाह बना दिया गया। शिकारगाह का मतलब था जहां पर जो जंगली जानवर हैं उनको क्या किया जाता था? संरक्षित किया जाता था। और वहां पर जाकर के ये अंग्रेज जो लोग हैं वो क्या करते थे? शिकार करते थे। तो इसके अंदर कुछ एक नाम है, ये देखिए आप। कीनिया के अंदर मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क। प्रश्न आ जाता है कई बार, कीनिया के दो नेशनल पार्क के नाम बताइए या किसी एक का बताइए। तंजानिया के अंदर कौन सा था? सेरेनेगेटी। और इस सेरेनेगेटी का 14,760 वर्ग किलोमीटर जो हिस्सा था वो किस क्षेत्र को कब्जा करके बनाया गया था? मसाइयों के चारागाह को। मसाइयों के चारागाह को जो है कब्जा करके इस क्षेत्र को बदला गया था। अब जब अच्छे चारागाह जो थे वो सारे के सारे मसाइयों के हाथ से निकल गए और छोटे जो इलाके थे उन पे दबाव बढ़ गया, तो सेम वही सिचुएशन क्रिएट होगी जो भारतीय चारागाहों के साथ हुई। क्या हुआ? चराई का नतीजा यह था कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा। चारे की कमी क्या होगी? हमेशा रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना क्या हो गया? एक स्थायी समस्या बन गया। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है सरहदें बंद हो गई। अब सरहदें बंद कैसे होगी? मैंने अभी आपको बताया था कि 3 भागों में बांटा गया था। किसमें? आरक्षित
संरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित वनों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण होते थे, जो सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, जिसमें सबसे ज़्यादा घास होती थी, वनस्पति होती थी, झाड़ियाँ होती थी, वहाँ पर आना बंद हो गया। वहाँ पर आना क्या हो गया? बंद हो गया। वो एक इलाके से दूसरे इलाके में सीमा पार नहीं जा सकते थे। अपराधी जनजाति अधिनियम था, ये पारित कर दिया गया। तो ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते थे। दूसरी बात हमने देखी थी कि बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर उनको जाना होता तो क्या लेना जाता था? परमिट लेना पड़ता था। और इस परमिट के लिए बहुत से नियम होते थे जो कड़े होते थे। जब अगर कोई इन नियमों का नहीं मानता तो उनको क्या दी जाती थी? सजा दी जाती थी। क्या दी जाती थी? उनको सजा दी जाती थी। तो बहुत बड़ी समस्याएं थी। एक अन्य जो सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो गोरा इलाका होता था, जहां पर गोरे लोग रहते थे, वहां तो ये बिल्कुल नहीं जा सकते थे। उनके बाजार में भी दाखिल नहीं हो सकते थे। उनके ऊपर भी रोक लगा दी गई। ये था सरहदें बंद करना। उनके सरहदें बंद करने का मतलब होता था व्यक्ति को किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंदर क्या कर देना? कैद कर देना। उसे उस क्षेत्र से बाहर ना निकलने देना। उसकी जो दूसरे जो क्षेत्र है वहां पर होने वाली आवाजाही से क्या कर देना? रोक देना। तो फिर क्या किया? इन लोगों की नज़र में इन लोगों से संबंध रखना क्या नहीं था? उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि औपनिवेशिक जो अफसर थे वो इनको क्या मानते थे? खतरनाक मानते थे और बर्बर मानते थे। आखिर फिर इनको कहाँ लगाया गया? खानों से बाल निकालने में, सड़कें बनाने में और शहर बसाने में। ये जो लोग थे, काला शर्म जो इनका था, क्योंकि अफ्रीका में रहने वाले जो लोग थे उनकी चमड़ी क्या थी? काली थी। वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की जो जलवायु के अनुसार वो लोग गोरे नहीं थे। तो कालों के शर्म पे इनको कहाँ भरोसा था? भी खानों से हम माल निकलवा लेंगे, इनसे सड़कें बनवाएं और इनसे क्या कर ले? हमारे शहरों का निर्माण करवाएं। इस कारण चारावाहों की जो जिंदगी थी वो रातों रात बदल गई और पाबंदियों की आड़ में इनको प्रताड़ित महसूस किया गया और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। उनकी चारावाही और व्यापारिक दोनों गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा। अब क्या हो गया? अब वो ना तो मवेशी चरा सकते थे और ना ही विभिन्न तरह के व्यवसाय करते थे। औपनिवेशिक शासन में जो थोपी गई बंदिशें थी, उनका व्यापार तो बंद नहीं हुआ, लेकिन उस पर तरह तरह के क्या लग गए? अंकुश लगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है चारागाह का क्या हो जाना? सूख जाना। अब आप सभी को पता है अगर सूखा होगा, वो दुनिया भर में चरवाहे नहीं है, सभी के जीवन पे असर डालता है, व्यापार पे असर डालता है, किसानों की जिंदगी को बदल देता है, व्यापारियों की जिंदगी को बदल देता है और अन्य जो लोग होते हैं जो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं उनका जीवन भी बदल जाता है। और जब सूखा पड़ेगा दूसरे क्षेत्रों के अंदर, जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? चारागाह सूख जाएंगे और उस साल मवेशियों को क्या होगा? किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाएगा तो भूखमरी का संकट पैदा हो जाएगा। हरे भरे इलाके में क्यों नहीं ले जा सकते थे? क्योंकि इनकी सरहदें क्या कर दी गई थी? बंद कर दी गई थी। क्योंकि परंपरागत तौर पर ये लोग किस स्वभाव के होते हैं? घुमंतु स्वभाव के होते हैं और घुमंतुपन की वजह से बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से क्या होता है? बच निकलते हैं। अब वो अगर घूम नहीं पाएंगे तो इस संकट से क्या होगा? निकल नहीं पाएंगे। ये देखिए, औपनिवेशिक शासन के बाद मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद किया गया। उनका इलाका क्या हो गया? आरक्षित कर दिया गया। चरवाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी। बेहतरीन चारागाहों से इनको महरूम कर दिया और एक ऐसी अरसूसक पट्टी में रहने को मजबूर कर दिया जहाँ सूखे की आशंका बनी रहती थी। क्योंकि ये लोग संकट के समय भी वे अपने जानवरों को लेकर किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ अच्छे चारागाह मिल सके। सेम वही सिचुएशन है जो हमने भारतीय चारागाहों के सामने पाई थी। उसी की वजह से ये बताता है कि 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। और 1930 और 34 में पड़े 2 अकाल और सूखे के बाद इनके आधे से ज़्यादा जानवर क्या हो गए थे? मर गए थे। और जैसे जैसे चरने की जगह क्या होती गई? सिकुड़ती चली गई। इसके दुष्परिणाम क्या हुए? भयानक। और आने वाले जो जीवन के अंदर जो समय आया उसमें चारावाह जनसंख्या जो थी वो और उनके जानवरों की जो संख्या थी वो लगातार कम हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सब पर एक जैसा असर नहीं। अब ये सब पर एक जैसा असर कहाँ नहीं पड़ेगा? ये वहाँ नहीं पड़ेगा जिन पशुपालकों के पास अच्छे पशु थे और जो लोग धनी थे। क्या थे? धनी जो लोग थे। उन लोगों ने क्या किया? अपने धन से ज़मीन खरीद ली। अपने धन से क्या कर ली? ज़मीन खरीद ली, उस पर खेती कर ली। एक तो उससे आय हो रही थी, दूसरा पशुओं से हो रही थी, तीसरा उनको व्यापार से आय हो रही थी। जो व्यक्ति एक से अधिक जो आर्थिक क्रिया में संलिप्त था
उन लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी बात जो थी वो हम यहाँ जानेंगे कि जो मसाई समाज है उपनिवेशिक शासन से पहले दो भागों में बटा था, वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन जो वर्ग था उसको एल्डर्स बोला जाता था और योद्धा को क्या बोला जाता था, वॉरियर्स। जो वरिष्ठ जन था वो क्या करता था, शासन चलाता था। क्या करता था, शासन चलाता था। और जो योद्धा वर्ग था, कौन सा वर्ग था, योद्धा, वो उस समय जानवरों को क्या करके लेके आते थे, छीन कर लेके आते थे दूसरों से। दूसरों के जानवर छीन कर लाते थे। और जो सबसे ज्यादा जानवरों को छीन करके लेके आता था उसे बहादुरी का क्या दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। किसी भी समुदाय की जो ताकत होती थी वो किससे आंकी जाती थी, उसके दूसरे समुदाय के पशुओं को छीनने से। ये देखिए दो प्रकार के थे, एल्डर्स और वॉरियर्स। जो फैसले होते थे जितने भी समुदाय के, वो तो कौन लेते थे, वो लोग लेते थे जो बड़े थे। और योद्धाओं में ज्यादातर कौन होता था, नौजवान होता था, जो मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत के लिए तैयार किए जाते थे, समुदायों की रक्षा करते थे और दूसरे कबीले के जो पशु है वो छीन के लेके आते थे। और जहाँ जानवरी संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता था। और अलग अलग जो चरवाह समुदाय थी उनकी जो ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशी को क्या कर लेके आते थे, छीन करके ले आते थे और उनको योद्धा घोषित कर दिया जाता था। ये देखिए आप, ये वो योद्धा हैं। उसके बाद है हमारे पास, ये देखिए युद्ध में बहादुरी का जो अगर वो प्रदर्शन कर देते थे। उसके बाद है जो मसाई लोगों की देखभाल के लिए अंग्रेज सरकार ने भी फिर क्या किए, कई फैसले लिए। क्या लिए, कई फैसले। उन्होंने क्या किया, मसाई समाज को उप समूहों में बांट दिया और उनके मुखिया तय कर दिए और मुखिया अपने अपने कबीले की सारी जिम्मेदारी निभाएगा। तो जो दोनों वर्ग थे, कौन से, वरिष्ठ जन और योद्धा, दोनों की परंपरागत सत्ता क्या होगी यहां पर कमजोर, क्योंकि अब दोनों प्रकार के काम किसने करने शुरू कर दिए, मुखिया ने करने शुरू कर दिए। और जैसे जैसे समय बीतता गया, माल इकट्ठा करने की जिम्मेवारी भी किसकी थी, मुखिया की। तो उन लोगों के पास नियमित आमदनी थी, वो क्या कर सकते थे, इस आमदनी से जानवर खरीद सकते थे, साजो सामान खरीद सकते थे और जमीन खरीद सकते थे। और वे जो गरीब पड़ोसी थे उनको लगान चुकाने के लिए कर्ज भी दे देते थे। और इसके बाद वो कहां पर बस गए, जाके शहर में और व्यापार करने लगे। उनके बीवी और बच्चे कहां रहते थे, जानवरों की देखभाल करने के लिए गांव में रहते थे। तो चरवाही से और गैर चरवाही से इन लोगों को दोनों प्रकार की आमदनी होती थी। इसके कारण अगर उनके जानवर कम हो जाते तो वो क्या कर लेते थे, दोबारा खरीद लेते थे। लेकिन जो चरवाहे सिर्फ किसके ऊपर जीवन बसर कर रहे थे, जानवरों के ऊपर, उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए कोई भी साधन नहीं था। और अगर युद्ध और अकाल पड़ जाता था तो उनका सारा सामान खत्म हो जाता था, पशु भी उनके समाप्त हो जाते थे। इस कारण उन्हें काम की तलाश में कहाँ जाना पड़ता था, आसपास के शहरों में। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता तो कोई कुछ और करता। जिनकी तकदीर अच्छी होती थी वो क्या करते थे, सड़क या भवन निर्माण काम मिल जाता था। तो इस तरह मसाई जो समाज है उसके अंदर दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित जो परंपरागत जो फर्क था वो पूरी तरीके से भले ही खत्म ना हुआ हो लेकिन अस्त व्यस्त जरूर हो गया। और दूसरा परिवर्तन क्या था, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच एक नया भेद और हो गया। पहले तो चरवाहे थे वो ना अमीर थे ना गरीब थे, सभी क्या थे, समान थे। अब पहली बार चरवाहे भी क्या हो गए, अमीर और गरीब। इस पूरे पाठ के अंदर हम देखते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो विश्व के अंदर आए हुए जो बदलाव थे वो दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर क्या थे, अलग अलग थे। नए कानून और सीमाओं से उनकी आवाजाही का ढर्रा जरूर बदल गया। चारागाह खत्म हो गए, जानवर चराना उनका क्या हुआ, मुश्किल हुआ। जो चारागाह बचे थे उनका इस्तेमाल होने की वजह से बेकार हो गए। सूखे की समस्याएं पहले ही थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई और उनके जानवर बहुत अधिक तादाद में क्या तोड़ना शुरू हो गए थे, दम तोड़ना शुरू कर गए थे। उनके आने जाने पर बहुत ज़्यादा बंदिशें लग गई थी, चरगाहों की तलाश में वो जा नहीं सकते थे। ये सारा का सारा हमने अध्ययन किया है, वही निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर आ रहा है। तो फिर ये लोग क्या करते थे, वक्त के हिसाब से अपने आप को ढालते थे, जानवरों की संख्या कम कर देते, ये हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद में लोगों ने जो है मदद और रियायत के लिए सरकार के ऊपर भी दबाव डाला, राजनीतिक दबाव। उसके अलावा इन्होंने अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष भी जारी रखा। जहाँ खदेड़ने की कोशिश की जाती तो जंगलों और
उसके रख रखाव में अपना हिस्सा मांगते थे। तो चरवाहे जो है अतीत के अवशेष नहीं है, आज भी इन लोगों को हम देख सकते हैं। ये ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं। क्या मानने लगे? एक लाइन हमने पहले भी पढ़ी थी कि घुमंतु चरवाहा की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाके के जीवन यापन के लिए क्या है? सबसे उपयुक्त है। इस प्रकार ये पाठ हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे हम। फर्स्ट है, स्पष्ट कीजिए घुमंतु समुदाय को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है? बहुत आसानी से बता सकते हो आप, चारागाह की तलाश में। क्योंकि एक जगह लगातार पशु चराने से वहाँ की घास क्या हो जाती है? समाप्त। इस कारण उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? दूसरी जगह पे, ताकि उस जगह की घास को वक्त मिले और वो दोबारा हरी भरी हो जाए। उसके बाद सेकंड था हमारे पास, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए? प्रतिभूमि नियमावली अभी बताया था उसने कहा था कि चारागाहों से हमें राजस्व नहीं मिलता है, तो क्यों ना इस भूमि को किसके अंतर्गत लाया जाए? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत, ताकि इसके ऊपर जो है टैक्स लगा करके राजस्व में क्या की जाए? बढ़ोतरी। वन अधिनियम क्यों लागू किया गया था? जो मूल्यवान इमारती लकड़ी होती थी उनको बेच करके लाभ कमाने के लिए। उसके बाद में अपराधी अधिनियम जो जनजाति आया था, क्यों आया था? क्योंकि अंग्रेज जो है, जो बर्बर और पिछड़े लोग थे, उनको अपराधी मानते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। उनके जीवन को नियंत्रित करने के लिए और कानून के अंतर्गत लाने के लिए ये अधिनियम बनाया गया, चराई कर। जब वन अधिनियम बनाया गया था तो 3 प्रकार के वन थे। तो संरक्षित वनों में पशु चरा सकते थे, वहां चराने के लिए उन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। मसवाई समुदाय के चारागाह उनसे क्यों छिन गए? ये अभी हम पढ़ रहे थे कि औपनिवेशिक जो शासन था उसने मसाई लैंड को 2 भागों में बांट दिया, अलग अलग क्षेत्रों में। वहाँ पर अपने छोटे छोटे उपनिवेश बना लिए और 60% से अच्छी जो भूमि थी उसके ऊपर गोरों ने अपनी बस्तियां बसानी क्या कर दी? शुरू कर दी। उसके अलावा आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीका चरवाहों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। और मैंने बताया है कि आपको कि पशु कम कर दिए, अन्य गतिविधियों में संलिप्त हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमें पूरे विश्व में देखने को मिलती है। आप सभी इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।